बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लाई व्हील इंजन का उसकी रिम को हैवी क्यों बनाया जाता है। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मैंने एक फ्लाई व्हील शो किया। आपने फ्लाई व्हील देखे भी होंगे आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस बड़ी, जो जैसे आपने गन्ने के जूस वगैरह की वो जो मशीनें देखी ना, तो उसके बाहर देखा होगा आपने एक व्हील सा रोटेट करता है, डेट इज़ नोन एज फ्लाई व्हील। अब इस व्हील का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इस व्हील का काम ये होता है कि इट विल प्रोवाइड अ कांस्टेंट रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, ये रोटेट करता है तो ज़ाहिर है एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी आगे फिर अपने जो भी वर्क करवाना है उससे, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वो कहता है ये जो फ्लाई व्हील है इसके रिम को हैवी क्यों बनाया जाता है। हैवी से मुराद कि इसके रिम को ज़्यादा मैसिव क्यों बनाया जाता है ना स्टूडेंट्स। उसकी रीज़न ये कि इसके रिम को जब मैसिव बनाया जाता है तो इस वजह से, ताकि हम जो इस रिम के ज़रिए इस जो व्हील को रोटेट कर रहे हैं ना, तो हम किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना चाहते हैं। जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे तो उसकी रीज़न ये है कि हमें एनर्जी जो है वो आगे कांस्टेंट चाहिए, यानी एक ये तरह अमाउंट की एनर्जी जो है वो आगे लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि ये किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करें। अब स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करते हैं कि इसके मैस को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैस को इंक्रीज़ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उसकी रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करेगी। नाउ हम क्या कर रहे हैं, देखें मैस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट में आई इंक्रीज़ हो रहा है। आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसकी इक्वल होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, आई इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो आई इंक्रीज़ करने से क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स एक और रिलेशनशिप आपने भी पढ़ा हुआ है। हमने क्या करना है, देखें मैं इसको यूँ कर लेता हूँ। देखें हमने कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्रोवाइड करती है ना, तो ये कांस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इस ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर लेकर आऊँ तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, इधर आ जाए। ठीक, और ये टू उधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो रहे साइड जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आई। तो अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोवाइड करनी है, टू भी कांस्टेंट है। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1/ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आई, या मैं यूँ कह सकता हूँ आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमने क्या करना है, कांस्टेंट ये प्रोवाइड करनी है ना रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आई को ज़्यादा कर लेंगे। आई ज़्यादा होगा तो रिजल्ट में एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के। सो इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि फ्लाई व्हील को हैवी इस वजह से बनाया जाता है ताकि हम ज़्यादा स्टेबल रोटेशनल मोशन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई इज इंक्रीज ड्यू टू विच एंगुलर वेलोसिटी वेरी स्लोली, एज अ रिजल्ट फ्लाई व्हील मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ राइफल बैरल रिफल्ड। नाउ स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, राइफल बैरल कहते हैं एक राइफल है, उसकी राइफल के जो बैरल्स बने होते हैं उनको रिफल क्यों किया जाता है। ठीक है, रिफल का क्या मतलब है स्टूडेंट देखें, एक होती है बिल्कुल यूँ अगर मैं सर्कुलर पाथ ड्रा करूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट सी पाथ ना। अब अगर इस फ्लैट पाथ को मैं अंदर से कुछ इस तरह का बनाऊँ कि उसके अंदर इस तरह के पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर लूँ, इन पार्ट्स को कहते हैं ना रिफलिंग करना। ठीक है, इसका दूसरा नाम ग्रूव्स बनाना है। ग्रूव्स मतलब ग्रूव्स आप इस तरह इस टर्म्स में कि इसके जो पाथ है बिल्कुल जो सर्कुलर शेप में ना बनाएं, उनको हेलिकल बना लें। ठीक है, इसे कहते हैं रिफलिंग करना। अब वो कहते हैं कि राइफ़ल के अंदर जो उसके बैरल होते हैं उनको इस तरह का क्यों बनाया जाता है, यानी उनके अंदर रिफलिंग यानी इस तरह के ग्रूव्स या इस तरह के हेलिकल पाथ्स क्यों बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट देखें, जैसे ही इसके अंदर से अगर मैं कहूँ कि ये राइफ़ल गायर है, बुलेट को फायर करने के लिए यूज़ होती है, तो इसके अंदर से बुलेट जैसे आएगी तो बुलेट आएगी तो वो आगे सपोज करें यहाँ पे बुलेट आएगी और यूँ आगे की तरफ जाएगी ना, ये बुलेट है। ठीक, अब इस बुलेट को आगे जाने के लिए
कंजर्वेशन चाहिए एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अब इसको बुलेट को क्या करना है कि ये अपने सर्कुलर पाथ में भी रिवॉल्व करें, यानी स्पिन मोशन भी करें, अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करें, ठीक है। जिस तरह आपकी अर्थ है ना, वो कॉन्टिन्यूस यूँ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, लेकिन वो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करती है, स्पिन मोशन उसे कहते हैं, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। अब यहाँ पर भी हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर इस तरह के पाथ्स बनाए जाते हैं। जैसे ही बुलेट अब इससे बाहर आएगी ना, तो बुलेट इन पाथ्स की वजह से, इन पाथ्स से के अंदर से होते हुए जैसे आएगी, तो इन पाथ्स की वजह से बुलेट क्या करेगी, अपने ही एक्सिस के गिर्द यूँ रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी ये सपोज करें ये बुलेट है, पहले बिल्कुल सीधी आ रही थी, अब ये अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना भी स्टार्ट कर लेगी। अब स्टूडेंट्स सपोज करें मैं यहाँ पर इस पाथ पर, इस पॉइंट पर इस बुलेट को फायर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब बुलेट के स्ट्रेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब ये आगे भी जाए और साथ साथ अपनी रोटेशनल मोशन भी करती जाए, ताकि रोटेशनल मोशन क्या करेगी, उसकी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखेगी और वो सीधा उसी पॉइंट पर टारगेट पर जाकर हिट होगी, ठीक है। तो ये इस वजह से करते हैं ताकि हम उसकी एक्यूरेसी को इनक्रीज़ कर सकें, यानी जो हमारा टारगेट पॉइंट है उसी टारगेट पर जाकर बुलेट हिट करे, उसके अलावा किसी और टारगेट को हिट ना करे। अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम ये ग्रुप्स नहीं बनाते, तो क्या होगा कि बुलेट जो है हमारे उस सपोज करें इस टारगेट है, तो और मैं कहता हूँ कि अब स्पिन मोशन नहीं है, ठीक है, तो ये बजाय टारगेट को हिट करने के किसी और पॉइंट को जाकर हिट करेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व नहीं रह रहा। तो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, इसके ये रिफलिंग कर लेते हैं, या ग्रूव्स बना लेते हैं, या हेलिकल पाथ्स बना लेते हैं। Next question is it possible for a person to distinguish between a raw egg and a hard-boiled one by spinning each on table? कहते स्टूडेंट के हमारे पास दो एग्स हैं, एक है रॉ एग और एक है हार्ड बॉइल्ड एग। कहते बगैर तोड़े आपने क्या करना है कि उसको डिस्टिंग्विश करना है बाय स्पिनिंग ऑन द टेबल। तो क्या कोई इसकी स्पिन से इसको ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये रॉ एग है या ये हार्ड बॉइल्ड एग है। स्टूडेंट रॉ एग और हार्ड बॉइल्ड एग आप जानते हैं, हार्ड बॉइल्ड एग किस तरह होता है कि आपने उसको बॉईल किया तो उसके जो सारे का सारा मैस है वो एक ही जगह स्टिक हो जाएगा ना। तो रिज़ल्ट में आप इसे कह सकते हैं, यानी मैं सपोज करूँ ये जो इसकी सेंटर की योक है ये सेंटर पर ही रहेगी, ठीक है। तो रिज़ल्ट में ये मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो हार्ड बॉइल्ड एग है दैट इज़ नाउ रिजिड वन। नाउ रॉ एग जिसे आप रॉटन एग भी कहते हैं, अब रॉटन एग को और हार्ड बॉइल्ड एग को दोनों को आपने टेबल पर रोटेट करें। तो रोटेट करेंगे तो आप इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कैसे, देखें। जब आप हार्ड बॉइल्ड एग को रोटेट करें और इसी तरह रॉ एग को रोटेट करें, सपोज करें पहले आप रॉ एग को रोटेट करते हैं। अब रॉ एग में आपको पता है ये यूँ अंदर बिखरा हुआ होगा सारा मैस, तो वो सारे जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सारे का सारा मैस उसका यूँ यहाँ पर ये एजेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैस होगा ना, तो अब आपको पता है कि मैस अगर सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर मैस ज़्यादा है, तो अगर सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो इसका मतलब है यहाँ पर एक चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें पता है, देखें आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, तो मैस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आल्सो क्या इंक्रीज़ हो रहा है। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, तो रिजल्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के मुताबिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कांस्टेंट में टू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये इसको अरेंज करें तो आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें हार्ड रॉ एक को देखें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो रिजल्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो कम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब इसी तरह हार्ड बॉयल को देखें तो हार्ड बॉयल में हमने कहा वो तो रिजिड है, ठीक है, वो स्टिक हुआ अंदर एक ही जगह पर मैस, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मुकाबले में इतना नहीं होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी से, जिसकी ज़्यादा है एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब है वो हार्ड बॉइल्ड एग है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है वो क्या है, रॉ एग है। तो यूँ आप इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Next question number 4. Why is the acceleration of a body moving uniformly in a circle directed towards the center?
कहता है एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। अब स्टूडेंट्स ये केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं कि यहाँ पर जैसे बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी तो इसमें एक सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस सेंटीमीटर फोर्स को प्रूव करने से पहले हमने एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाली थी, और उस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल होगी, यानी टूवर्ड्स, अपने सेंटर को ओ के लेता हूँ, ओ की तरफ होगी। ना स्टूडेंट वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर है। ना देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ ये बॉडी यहाँ इस पॉइंट ए से रोटेट करना स्टार्ट करती है तो हमने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल। हर पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को मैं वी का लेता हूँ। कुछ टाइम के बाद मैं सपोज करता हूँ ये पॉइंट ए इधर से चला गया और उसको मैं पॉइंट बी के लेता हूँ, ये यहाँ तक उसका डिस्टेंस रेडियस आर। अब इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो देट इज इस तरह होगी, इसे वेलोसिटी v2 कहा था। ना स्टूडेंट्स इन दोनों वेलोसिटीज़ की टेल को जोड़ें, ये सॉरी ये v1 है इस तरफ, यूँ ये v1 है, ठीक, और इस v2 को यूँ टेल को जोड़ें, ये v2 है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब देखें इसमें v1 और v2 के दरमियान का डिफरेंस, यानी ये की टेल को इस वजह से जोड़ा है ताकि मैं इनकी डिफरेंस निकाल सकूँ वेलोसिटीज़ का। तो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस ये आ रहा है, विच इज़ डेल्टा v। अब देखें ये डेल्टा v की डायरेक्शन की तरह इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर, देखें इस तरफ सेंटर की तरफ लगी इस तरफ, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जब टूवर्ड्स द सेंटर है तो हमने सेंटीमीटर फोर्स को इस फार्मूले से प्रूव किया था, एस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी किधर है, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक। अब ये सेंटर है तो इसका मतलब है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी किधर होगी, इट इज़ आल्सो टूवर्ड्स सेंटर। यहाँ पर मैंने नीचे चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी v2 जो वेलोसिटी है उसको माइनस कर ले v1 में से तो आपको वेलोसिटी का चेंज मिल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो अगर वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर है तो इसका मतलब है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स द सेंटर ही होगी, क्योंकि डेल्टा v जो है चेंज इन वेलोसिटी है, ये किसकी वजह से आई है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अगर जो चेंज इन वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जिस फोर्स की वजह से आई, तो वो चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसका मतलब है उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर होगी। Next question is, a ball is just supported by a string without breaking. If it is set swinging, it breaks. Why? सो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फिक्स बोर्ड के साथ एक बॉल बांधी हुई है रस्सी के ज़रिए, ठीक है, और वो अभी ब्रेक नहीं कर रही, यानी इस पोजीशन पर ये जो रस्सी है टूट नहीं रही। इसकी वजह से यार पहले ये जानते देखें, अब ये बॉल है तो उसका कोई वेट होगा विच इज़ वर्टिकली डाउन एक्टिंग डाउनवर्ड। अब इस वेट को यहाँ पर बैलेंस कौन कर रहा है कि इस स्ट्रिंग में एक फोर्स है विच इज़ टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज़ ऑपोजिट टू दैट वेट। तो इस पॉइंट पर टेंशन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लिखा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जितना वेट है उतना ही टेंशन है, तो ये ब्रेक नहीं होगी ना। वो कहते हैं कि आप इसको क्या कर लें, स्विंग कर लें, यानी यूँ स्विंग करेंगे तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। अब स्विंग करेंगे तो क्या होगा, तो स्टूडेंट इसमें सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करेगी। अब सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, वो इस तरफ सेंटीमीटर फोर्स लगी। तो जब सेंटीमीटर फोर्स आएगी तो यहाँ पर सेंटीफिकल फोर्स भी क्रिएट होगी विच इज़ ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। नाउ सो देखें आप स्विंग कर रहे हैं ना, स्विंग करने से सेंटीमीटर फोर्स कम हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि आप स्विंग करने से कॉन्टीन्यूसली, स्विंग करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली टर्म ये ज़्यादा हो जाएगी। तो रिजल्ट में ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी लिमिट को एक्सीड कर जाएगी, तो जिसके रिज़ल्ट में ये अपने इस वेट को सपोर्ट नहीं कर सकेगी, रिज़ल्ट में आसानी से ये ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ड्यू टू विच राइज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर्स एज अ रिजल्ट टेंशन इंक्रीजेज, विच टेंशन इंक्रीज होगी तो ये इतना उसको बियर नहीं कर सकेगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो ये अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाएगी, क्योंकि ये वाली फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं, तो रिज़ल्ट में ये आसानी से ब्रेक हो जाएगी। Now student, next question में कह रहे हैं, an insect is sitting close to the axis of a wheel. If the friction between the insect and wheel is very small, describe the motion of insect when the wheel start rotating. कहते स्टूडेंट कि ये एक व्हील है
और इस व्हील पर सपोज करते हैं इस पॉइंट पर जो है वो सपोज करते हैं यहाँ पर इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इंसेक्ट यहाँ पर बैठे हुए, तो व्हील जब रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते हुए जो इंसेक्ट के जिस वजह से बैठा हुआ होगा, चाहे इस पर अपने आप को सपोर्ट कर रहा होगा, तो वो वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये रोटेट करेगा तो उसने कहा है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इंसेक्ट और उस टायर जो रोटेट कर रहा है, जो व्हील रोटेट कर रहा है, उसके दरमियान जो है वो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम है। अब स्टूडेंट देखें, जैसे ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने से हमें पता है यहाँ पर एक सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करेगी, विच इज़ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स इसे कौन प्रोवाइड करेगा, विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स इसे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब उसमें कंडीशन क्या दी है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर फोर्स तो बहुत ज़्यादा लेस है, वेरी वेरी लेस, ठीक। अब जब सेंटीमीटर फोर्स आएगी तो साथ साथ हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो होगी, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, यानी फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो सेंटीमीटर फोर्स कम है, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स वो प्रोवाइड ही नहीं कर रही, तो रिजल्ट में फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, ये बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट होने की वजह से वो क्या करेगी कि इंसेक्ट को वहाँ से यूँ आगे की तरफ देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टूवर्ड सेंटर है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर इंसेक्ट आ जाएगा और ये क्या होगा कि जैसे जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे वहाँ पर उसी डायरेक्शन के टेंजेंट में वेलोसिटी के जिस तरह वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो ये इंसेक्ट भी उसी टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करे, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम, सेंट्रीपिटल फोर्स कम, सेंट्रीपिटल फोर्स कम, इसका मतलब ये हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर जाएगी और जो इंसेक्ट है इट विल मूव टेंजेंट टू द व्हील इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये इस पॉइंट पर बैठा हुआ था तो ये इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक। क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड नहीं हो रही। Next question is explain how minimum number of geostationary satellites are required for global coverage of TV ट्रांसमिशन। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल कवरेज को कवर कर सकें। अब स्टूडेंट इसमें इसका आंसर है कि हमें जो कम से कम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो 3 चाहिए होंगी, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ से तकरीबन यहाँ से 36,000 किलोमीटर यानी 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होती हैं, ठीक है। तो अब ये कम से कम कितनी होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकें। अब स्टूडेंट हमें पता है कि अर्थ का जो टोटल लॉन्गिट्यूड होता है ये यहाँ से यहाँ तक ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब 360 डिग्री को अगर मैं 360 डिग्री को अगर मैं इक्वली डिवाइड करूँ तो एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट यहाँ पर होनी चाहिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है सॉरी जो दरमियान का जो लॉन्गिट्यूड है दैट शुड बी 180 डिग्री। ये भी 180, ये भी 180 और ये भी 180। तो 180 3 टाइम्स करें तो आपके पास टोटल 360 बनता है। तो ये 360 को टोटल कवर करने के लिए फिर हमें कितनी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगी, 3। तो 3 सैटेलाइट्स आसानी से ही पूरे ग्लोबल कवरेज को या जो कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन है उसको कवर कर लेगी। तो हर एक सैटेलाइट एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होगी। हमें इन्हें जियो स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस रोटेशन से अर्थ रोटेट कर रही ना जितने टाइम में, ठीक है, एक रोटेशन में 24 आवर्स लगा रही, तो ये भी इनकी रोटेशन का टाइम भी इतना ही होता है। यानी एक जब अर्थ यहाँ से जितना टाइम है तो नेक्स्ट पॉइंट पर इसका भी इतना ही टाइम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर अर्थ की मोशन, ये सपोज करें आप यहाँ पर खड़े, पहले आप यहाँ पर थे तो ये यहाँ पर थी, तो जैसे ही आप इधर इस पॉइंट पर जाते हैं तो फिर ये भी आपके सर के ऊपर ही होगी, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है जितना टाइम यहाँ तक लिया है तो उतना टाइम में ये भी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कांस्टेंट टाइम है वो उतना ही है जितना अर्थ की रोटेशन का एक अपने एक्सिस के 24 आवर्स है। Next question is
एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस रोटेटरी मोशन में बताएं। स्टूडेंट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हो तो सबसे पहले इसमें आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पहले आप इनर्शिया को देखें तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी को जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है। कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहनी चाहिए अपनी इनर्शिया की वजह से, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहनी चाहिए अपने इनर्शिया की वजह से। ना यहाँ पर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ पर किसी भी बॉडी में रोटेशन मोशन में जो वही इनर्शिया वाली बातें अब रोटेशनल मोशन में देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला प्रूफ किया हुआ है I = mr²। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक मास पर और दूसरा स्क्वायर ऑफ रेडियस यानी r इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, नाउ जो लीनियर वाले केस में था वहाँ पर सिर्फ सिंपल इनर्शिया था, उसे हम लीनियर इनर्शिया कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो इनर्शिया था वो उसका सिर्फ और सिर्फ मास था। लेकिन रोटेशन वाले मोशन में आप देखें मास के साथ साथ यहाँ पर कोई भी बड़ी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो ये मास अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है उससे भी डिफाइन होगा। तो देखें स्टूडेंट कि जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा कब होगा, जब मास ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, या सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। स्टूडेंट ये कुछ मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये लीनियर वाले केसेस में देखें जो सारी बातें फोर्स = ma, तो फोर्स को कम या ज़्यादा कर रहा था मास। ठीक, वहाँ पर इनर्शिया, फिर इसी तरह मोमेंटम को कम या ज़्यादा करने में m/v, तो वहाँ पर मास था। इस तरह काइनेटिक एनर्जी में कौन किरदार अदा कर रहा था, मास था। अब वहाँ पर मास को इस रोटेशनल मोशन में मास को सारा रिप्लेस किया किसने, आई ने। फोर्स को टाओ ने m I से रिप्लेस हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a अल्फा से। तो यही इक्वेशन रोटेशनल एनालॉग में है। इसी तरह लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा। तब देखें यहाँ पर मास की जगह फिर ओमेगा आ गया, तो इसका मतलब है जो किरदार वहाँ पर इनर्शिया लीनियर मोमेंटम में करता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं L को कांस्टेंट लूँ तो I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो अगर किसी भी जगह पर देखें ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये भी उसका सिग्निफिकेंस है। और वाइस वर्सा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, तो ये भी इसका सिग्निफिकेंस आ गया। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी आप देख सकते हैं कि किसी लीनियर वाले केस में हाफ mv² थी, तो एंगुलर वाले केस में हाफ m की जगह किस से रिप्लेस हो जाएगा I, वही I = mr²। ठीक है, तो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा होगी तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम या ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस है, आप इनको इन्हीं सिग्निफिकेंसेस को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लोज डाउन एज वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन क्यों हो जाता है जब आप उसी बीकर में वाटर के ड्रॉपलेट्स डाल करें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखें ये मेरे पास कोई भी कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम है जो मुझे रोटेट कर रहा है और इधर मैंने एक बीकर में वाटर डाला हुआ यहाँ तक। ठीक है, सपोज करें यहाँ तक वाटर है। अब ये किसी भी एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्यों रोटेट करता जा रहा है। मैं क्या करता हूँ ऊपर से वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ किसी भी उसमें ले लेता हूँ और उससे मैं वाटर के ड्रॉपलेट्स को यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखें ये किसी भी सपोज करें किसी भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ड्रॉपलेट्स को ऐड करूँ तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर क्या इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैस इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैस इंक्रीज़ किया तो हमें पता है यहाँ पर क्या इंक्रीज़ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया = mr²। तो मैस इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा तो हमें ये भी पता है कि एज L विल बी = I ओमेगा होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट लूँ यहाँ पर तो I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा। ना स्टूडेंट देखें मैं क्या कर रहा हूँ, उस कांस्टेंट रोटेटिव सिस्टम को कहते हैं स्लो डाउन क्यों होता है। देखें हम मास को ज़्यादा कर रहे हैं तो I ज़्यादा हो रहा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने का मतलब ये कि अब ये स्लोली रोटेट करेगा ना, तो रिज़ल्ट में इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रोटेटिंग सिस्टम की वो कम हो जाएगी, तो इसी वजह से ये स्लो डाउन होता जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Next question is a body will be weightless when the elevator fall down just like a free falling body. Explain. कहते कि एक एलिवेटर है वो वेटलेस बन जाता है। ठीक है, सॉरी एक एलिवेटर है उसके अंदर जो बॉडी है, सपोज करिए एक एलिवेटर है लिफ्ट,
उसके अंदर एक बॉडी है ये वाली, ठीक है। वो क्या कहता है, वो वेटलेस बन जाती है जब एलिवेटर को आप क्या करें, उसी तरह फ्री फॉल की तरह आप इसको भी नीचे की तरफ गिरा लें, यानी फ्री फॉल करवा लें इसका, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट, हाँ यहाँ पर जब एलिवेटर के अंदर जो बॉडी है उसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो मैं इसे डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ। और इसी जो पहले जो एलिवेटर है वो किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच होगा, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी विच इज़ टी। तो यहाँ पर तो नेट फोर्स है एफ नेट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस टी। तो हमने डिस्कस किया था, तो डब्ल्यू उसका रियल वेट है और टी उसका अपेरेंट वेट है। तो टी को डिफाइन करो, टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एफ नेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी होता है और एफ इज इक्वल्स टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो इन दोनों को उठाकर इसमें पुट कर लें, तो टी विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। अब देखें ये एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल नीचे की तरफ फ्री फॉल करे, तो फ्री फॉल इन ग्रेविटी, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वही होगी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है ए विल बी इक्वल्स टू जी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा जी। तो एम जी कैंसिल हुआ एम जी से, तो बाकी टी विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो टी इसका क्या था स्टूडेंट्स, दैट इज इट्स अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये ही तो वेटलेसनेस की कंडीशन थी। तो इस अपेरेंट वेट ज़ीरो होने की वजह से, क्यों कि वो फ्री फॉल कर रहे हैं, तो अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। तो बॉडी का जो अपेरेंटली वेट होगा जो वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a tractor moves with uniform velocity, its heavier wheel rotates slowly than its lighter wheel. एक्सप्लेन। स्टूडेंट आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर के दो टायर्स होते हैं ना, एक पीछे वाला टायर जो होता है वो बड़ा सा होता है, ठीक है, और जो आगे वाला टायर होता है वो छोटा होता है। अब जो बड़ा वाला टायर होता है वो कहते हैं कि बड़े बड़े टायर को उसने हैवियर टायर किया होता है, वो क्या करता है स्लोली रोटेट करता है, यानी उसका ओमेगा कम होता है। और जो हैवियर छोटा वाला टायर है उसका ओमेगा ज़्यादा होता है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने थे स्टूडेंट। देखें पहले हेवियर पर आते हैं। अब हेवियर की एंगुलर वेलोसिटी कम क्यों है, देखें। अब ट्रैक्टर को मूव करना है आगे की तरफ, तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना है, यानी इन जो दोनों टायर्स हैं इनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी रोटेशन एक की भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन नहीं, इनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या हो कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें ना दोनों। तो यहाँ पर देखें हम पहले बड़े टायर को ले लेते हैं। अब बड़े टायर का आपको पता है रेडियस फ्रॉम द सेंटर इज़ ग्रेटर, आर ज़्यादा है। इसी प्रकार बड़े टायर का आपने देखा होगा मैस भी ज़्यादा होता है, तो मैस ज़्यादा, तो इसका मतलब है बड़े टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई ज़्यादा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हमें आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आई को डिफाइन करें तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। अब स्टूडेंट देखें, अब बड़े वाले टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो वो अपने जो इस कंजर्वेशन ऑफ, ये आपने पढ़ा ना, एल विल बी इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी एंगुलर स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो कम होगी, तो ये स्लोली रोटेट करेगा, ठीक है। अब छोटे वाले टायर को देखें, तो छोटे वाले टायर का क्या है, रेडियस आर ज़्यादा, तो इसी वजह आर छोटे सॉरी रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर इज लेस, आर कम, तो उसका मैस भी देखें बड़े के बनस्बत कम होता है। मैस कम तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिर क्या होगा, आई कम। अब यहाँ पर इधर डिफाइन करें तो आई इसका क्या है छोटे टायर के लिए, लेस। तो आई लेस इसका मतलब यह हुआ कि ओमेगा वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगा। तो इसी वजह से लाइटर व्हील जो है वो फास्ट रोटेट करता है, तेज़ी से रोटेट करेगा, ताकि वो अपनी एंगुलर स्पीड को बरकरार रख सके, ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी से रोटेट करेगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। जबकि जो वो बड़ा टायर है वो इन ऑर्डर टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, जो अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली ज़्यादा होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा, ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैक्टर जो है वो आगे मूव कर सके। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिक्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।